हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा चल रहा है। चमोली डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया, उसमें मैं एमसीक्यूज भी आपको करा चुकी हूँ। एक तरफ से मैं कवर कर रही थी हिस्ट्री की भी 8-9 क्लासेस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। तो आज है हमारी हिस्ट्री में, जहां हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। कहाँ छोड़ा था आपको पता ही होगा, शक पे हमने छोड़ दिया था, है ना। तो शक से आज आप देखते हैं कि उत्तराखंड में इसके बाद, शकों के बाद किसका शासन हुआ था, ये हम देख लेते हैं। तो चलिए सीधा आ जाते हैं मुद्दे पर और देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने लास्ट पढ़ा था शक वंश, और उसके बाद हमने जो है योद्धेय वंश पढ़ा था, जिसमें हमने योद्धेय वंश भी खत्म कर लिया था। अब हमको पढ़ना है, देखिए जो फर्स्ट टाइम देख रहा है क्लास, उनको मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा चल रहा है। हिस्ट्री को मैंने इस टाइप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर हिस्टोरिक पीरियड, ये भी मैं बता चुकी थी। प्री हिस्टोरिक, फिर प्रोटो हिस्टोरिक हो जाएगा, और फिर आपका हिस्टोरिक पीरियड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो ये हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड खत्म हो गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंस से है। अगर आप डायरेक्ट बीच से देखते हो तो वैसे भी आपको समझ नहीं आने वाला है। और इतिहास जो है, इतिहास का मतलब भी क्या होता है कि क्रमबद्ध उन घटनाओं का विवरण, जो क्या है, कुछ अलग थी, जो कुछ याद रखने योग्य है। ऐसे तो हर दिन इतिहास है ना। हिस्टोरिक पीरियड भी हमने देख लिया था, कुणिद हमने इसमें पढ़ लिया था। कुणिद के बाद हमने जो है शक वगैरह इसमें देख लिए थे। इसके बाद हमने योद्धेय भी इसमें देख लिए थे। और आज हमको देखना है छोटे छोटे वंश हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इसके बाद हम शुरू करेंगे, क्या कैलेंडर वगैरह सब आपको मैं बता चुकी थी। तो ये देह के बाद हमको आज शुरू करना है क्या, गोविसाण काशीपुर का एक मित्र वंश था। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ, यहीं पर नहीं लिख पाऊंगी, मतलब कचाइन हो जाएगा। गोविसाण आपको पता ही है कहाँ पड़ता है, काशीपुर में। और काशीपुर कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर, ठीक है, USN, उधम सिंह नगर। तो यहाँ पर एक छोटा सा वंश हुआ जिसका नाम क्या था, मित्र वंश, ठीक है। तो ज्यादा इसके उसमें कुछ है नहीं, बस 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मित्रवंश, वंशी का नाम क्या था, मित्रवंश। तो जाहिर सी बात है मित्रवंश रहा होगा तो इन्होंने मित्रता करी होगी। खैर एक बात है, तो काशीपुर से ही मित्रवंश की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर इनका शासन रहा होगा काशीपुर में। और अगर वैसे ये नाम ना दे तो ये देगा, ये नहीं दे तो ये नहीं देगा तो उधम सिंह नगर दे। अब यहाँ पर 2 राजाओं की ही मिलती है, एक पृथ्वी मित्र, मतलब इन दोनों राजाओं का ही जिक्र मिलता है यहाँ पे, एक पृथ्वी मित्र और दूसरा क्या है, जस्ट अवेट, एक पृथ्वी मित्र और एक मातृ मित्र। तो इन दोनों का ही यहाँ पर जिक्र मिलता है, यही आपको ध्यान रखना है, किसका, पृथ्वी मित्र और मातृ मित्र। तो ये एक बात हो गई, इन दोनों का ही क्या है यहाँ पर जिक्र, अभिलेख मिले हैं इन दोनों का। और इन दोनों के, किसके, पृथ्वी मित्र और मातृ मित्र के क्या मिले हैं, अभिलेख मिले। और फिर लास्ट में इस वंश का जो है विलय किस में हो जाएगा, गुप्त वंश में। गुप्त वंश वाले इनको अपने में मिला देंगे, क्योंकि ISPK और फिर आए थे गुप्त, है ना। तो ये फिर गुप्त मिला, कुषाण हो गए थे, कुषाण के बाद थोड़े हमने योद्धेय देखे थे, फिर गुप्त। तो गुप्त वंश छोटा सा ही वंश था, है ना। तो अपने में इसको मिला लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। कहाँ का था, गोविसाण काशीपुर का ही मित्र वंश था, है ना। अब देखते हैं सिंहपुर। सिंहपुर कहाँ पड़ेगा आपका, लाखा मंडल। सिंहपुर, तो लाखा मंडल, सिंहपुर कहाँ पड़ेगा, लाखा मंडल। तो ये नाम अंदर के हैं, बाहर बाहर। लाखा मंडल भी कहाँ पड़ेगा आपका, देहरादून हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो वंश था उसका नाम क्या था, यदुवंश। योद्धेय अलग है, ध्यान रखना, यदुवंश अलग है ना, यदुवंश। तो इसमें भी आपको कुछ कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। मतलब छठवीं और 7वीं सदी का ही ये वंश माना गया है। मतलब 6वीं और 7वीं सदी में जो है ये वंश हुआ होगा। और मतलब कैसे पता चला कि भाई ये कोई रहा होगा, ये वंश रहा होगा। तो जानकारी मिलती है, कौन हुई, एक राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से। राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है ना, ईश्वरा के अभिलेख से। तो अभिलेख से, और अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि सिंहपुर यानी लाखा मंडल में यदुवंश हुआ था, है ना। और इस अभिलेख में कितने हैं, जो ये अभिलेख है इसमें 11 पीढ़ियों के जिक्र है, और कितने, 18 शासकों का वर्णन है। तो आप इसी के यदुवंश के 11 पीढ़ी और 18 शासकों का वर्णन है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ना।
कितने पीढ़ी लगा लो आप, 11 पीढ़ी, है ना। दादा परदादा लकर दादा झट दादा पता नहीं कौन कौन से सब, और फिर 18 शासकों का भी इसमें वर्णन मिलता है ना। 11 पीढ़ियों के 11 पीढ़ियों के कितने, 18 नहीं 12 पीढ़ी, 11 हुई तो शासक कैसे हुए, 12 शासकों का इसमें जो है वर्णन मिलता है। राजकुमारी ईश्वर के अभिलेख से, और आई थिंक ये PYQ भी है, कहीं तो आया था। संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, सेन वर्मन। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा सेन वर्मन, ठीक है। तो सेन वर्मन यदुवंश का संस्थापक हो जाएगा यहाँ पे। और अगर संस्थापक पूछ रहा है तो सेन वर्मन, और इन 12 शासकों में एक सबसे शक्तिशाली बोलेगा, शक्तिशाली, है ना, तो वो कौन हुआ, तो वो हुआ आपका भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन, ठीक है। तो शक्तिशाली बोलेगा कि यदुवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ, तब तो आपका भास्कर वर्मन हो जाएगा। और सिर्फ संस्थापक बोलेगा तो सेन वर्मन हो जाएगा, है ना। और कहते हैं कि ये जो ईश्वरा थी राजकुमारी, इसने एक कैलाश मंदिर यहाँ पर बनवाया था। क्या बनाया था, कैलाश मंदिर। और ये मंदिर इन्होंने अपने पति की याद में बनाया था, ठीक है। तो अपने पति की याद में इन्होंने एक कैलाश मंदिर बनाया था, और ये अभी भी है, कैलाश मंदिर इन्होंने बनाया था। और जो ये अभिलेख इन्होंने पूरा लिखाया है, जिसमें 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का जिक्र है, और ये कैलाश मंदिर है, ये इन्होंने अपने पति, मतलब उनके पति का नाम क्या था, राजकुमार चंद्रगुप्त की याद में बनवाया था, ठीक है। तो ये एक बात हो गई यदुवंश की, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। 18 पीढ़ियों का इसमें मतलब इन्होंने जिक्र किया है ना। नेक्स्ट वंश है, ये छोटे छोटे वंश हैं जिनसे एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। थोड़े से हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग हो सकती है ना, लेकिन मतलब बोरिंग इसलिए नहीं कि वो हिस्ट्री है, बोरिंग इसलिए क्योंकि आपको अभिलेख वगैरह याद करने पड़ेंगे, राजाओं के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। छागलेख वंश है, इसकी जानकारी लाखा मंडल के खंडित अभिलेख शिलालेख से मिलती है। तो लाखा मंडल में एक क्या मिला, खंडित, लाखा मंडल में क्या मिला, एक खंडित अभिलेख मिला है। तो उससे जो है अभिलेख मिला, उससे जो है ये मिला है, कौन, छागलेख वंश की जानकारी मिलती है। भाई आप कैसे बोल रहे हैं ये वंश रहा होगा, तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपने गैदर करा है उसे, तब जा करके हम पढ़ रहे हैं कि भाई ये वंश यहाँ पर रहा होगा, है ना। और कहते हैं कि इन शिलालेखों में 7 जो ये शिलालेख मिला है, खंडित अभिलेख या शिलालेख भी बोल सकते हैं, मतलब अभिलेख का ही एक प्रकार क्या होगा, शिलालेख, पत्थर पे लिख लिया तो शिलालेख हो गया, है ना। तो इसमें 7 शासकों का जिक्र है, कितने, 7 शासकों का जिक्र है इस शिलालेख में। किसके, छागलेख वंश के, छागलेश वंश के कितने, 7 शासकों का नाम मिलता है। और जो है फर्स्ट थे वो थे, अगर आपको 7 के साथ तो आपको याद नहीं रखने, तो पहला जो फर्स्ट रहे होंगे वो जयपति दास, है ना। तो ये आपको ध्यान, पहला भी बोल सकते हो और आप इसको संस्थापक भी बोल सकते हो। कौन है, जयपति दास, है ना, नरपति जयदास। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले भी बताई थी, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, है ना। पहला कौन था, सॉरी, पहला जो था वो था आपका कौन, कौन था, जल्दी जल्दी बताओ आप, कौन था, ये था नरपति जयदास, नरपति जयदास, जयदास यहाँ। और दूसरा, मतलब दूसरा नहीं, अंतिम बोलेंगे, वो था नामछत। तो अंतिम कौन था आपका, नामछत, अंतिम था आपका नामछत, नामछत, है ना, नामछत। तो ये एक बात हो गई। तो छागलेख वंश कहाँ रहा होगा, मतलब छागलेश वंश एग्जैक्ट कहाँ पे रहा ये तो नहीं पता, लेकिन आसपास ही रहा होगा, क्योंकि जब अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है, तो कहाँ पे मिला है, आपका लाखा मंडल में मिला है, तो इसी के आसपास रहा होगा। और जानकारी मिलती है, अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख में क्या खंडित है, मतलब जो अभिलेख शिलालेख मिला, सॉरी, खंडित मतलब टूटा हुआ है। और इसमें जो है कहा गया कि 7 शासक इस वंश में हुए, पहला आपका नरपति जयदास हुआ, और अंतिम जो है आपका नामछत हुआ। इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है, ज्यादा छागलेख वंश में, है ना। फिर आते हैं नागवंश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नागवंश, इससे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको थोड़े से सीरियस होकर के समझने होंगे। नागवंश, है ना, एक तो ये, इसको पता नहीं क्या दिक्कत है ना, नागवंश। तो नागवंश में देख लेते हैं क्या
क्या क्या है ना। देखिए नागवंश में ये भी 7वीं शताब्दी का है। अगर आप लिखना चाहोगे तो 7वीं शताब्दी का, 6वीं और 7वीं शताब्दी का है, 7वीं शताब्दी का है ना। फिर उसके बाद ये 6वीं और 7वीं शताब्दी का हुआ। फिर इसमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से इस वंश की जानकारी मिलती है, और ये आपका PYQ भी है कि नागवंश की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो गोपेश्वर में मैंने, जब हमने गोपेश्वर पढ़ा था चमोली डिस्ट्रिक्ट, किसी ने अगर वीडियो देखी होगी तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से नागवंश की जानकारी मिलती है, और ये त्रिशूल लेख आज भी है वहाँ। आप चले जाओगे गोपीनाथ मंदिर में तो आपको वहां जो है ये मिल जाएगा, है ना। इसमें नागवंश के 4 राजा का जिक्र है। ये जो त्रिशूल लेख है इसमें 4 राजाओं का जिक्र है। कितने? 4 राजाओं का जिक्र है। गणपति नाग, किसमें? नागवंश में 4 राजा ही नहीं, त्रिशूल लेख जो है वंश, त्रिशूल लेख जो है उसमें 4 राजाओं का जिक्र है। गणपति नाग हो गया, स्कंद नाग हो गया, पहला गणपति नाग, दूसरा स्कंद नाग, है ना, स्कंद नाग, कंद नाग, सही लिखा है देख लेना, स्कंद नाग। तीसरा विभु नाग, विभु नाग, है ना, विभु नाग। और चौथा हो जाएगा आपका, मतलब ये 4 राजाओं का जिक्र अभी भी आज भी इस त्रिशूल लेख में लिखा हुआ है ना। तो अंशु, अंशु नाग हो जाएगा, अंशु नाग, है ना। गणपति नाग, ठीक है, स्कंद नाग, विभु नाग और अंशु नाग। हाँ, तो इन 4 राजाओं का जो है त्रिशूल जो लेख मिला है, इन 4 राजाओं का ठीक है। और जो ये त्रिशूल लेख है इसी में कहा गया है, उल्लेख है कि गणपति नाग नहीं, जो त्रिशूल लेख है इसी में कहा गया है कि जो ये गणपति नाग था इसी ने क्या है, रुद्र महालय, रुद्र महालय मतलब जो गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर है, रुद्र महालय मंदिर के सामने ही वो त्रिशूल की स्थापना करी थी। त्रिशूल मैंने आपको बताया था, उस त्रिशूल की मान्यता क्या है कि अब अगर आप उसको पूरे हाथ से हिलाते हो तो वो नहीं हिलता है, मतलब वो हिलता भी नहीं है। लेकिन आप इंडेक्स फिंगर से यानी कि तर्जनी फिंगर से उसमें सिर्फ टच भी करोगे त्रिशूल में तो वो कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। तो कहते हैं कि रुद्र महालय मंदिर के सामने जो त्रिशूल था वो इसी ने स्थापित किया था, वो इसी राजा ने स्थापित किया था। किसने? गणपति नाग। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि रुद्र महालय जो मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर जिसको कहा गया है, उसकी जो उसमें जो त्रिशूल की स्थापना करी थी वो इसी ने करी थी। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा था कि जो त्रिशूल है उसकी, त्रिशूल की जो लिपि है वो क्या है ना, लिपि त्रिशूल की दक्षिण ब्राह्मी लिपि है। मतलब कुछ लिपियां होती होगी दक्षिण ब्राह्मी, है ना, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक बात हो गई। तो 4 राजा मिले, कौन कौन से? गणपति नाग, स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग। और गणपति नाग ने ही त्रिशूल, मतलब त्रिशूल लेख में 4 राजाओं का जिक्र है। रुद्र महालय मंदिर की स्थापना करी और उसी के सामने जो है त्रिशूल की स्थापना भी उन्होंने करी। और यह त्रिशूल किसमें है? दक्षिण ब्राह्मी लिपि में है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहीं पे, दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, पिथौरागढ़, है ना। पिथौरागढ़ में भी, पिथौरागढ़ ये एक्स्ट्रा में है, मतलब चमोली के गोपेश्वर से तो नागवंश की जानकारी मिलती ही मिलती है। और पिथौरागढ़ के अंदर एक ये भी PYQ है जो मैं आपको लिखा रही हूँ, एक मंदिर है जिसका नाम है बेरी नाग। तो बेरी नाग से भी किसकी जानकारी मिलती है? नागवंश की जानकारी मिलती है, पिथौरागढ़ के बेरी। ये शायद ऐसा पूछा था कि बेरी नाग मंदिर कहाँ है पिथौरागढ़ में, या नागों की जानकारी मिलती है, नागवंश की जानकारी मिलती है पिथौरागढ़ के किस मंदिर से? तो नाग मंदिर से इसी की जानकारी मिलती है। और 1563 में कल्याण चंद ने चंपावत में नाग मंदिर का निर्माण कराया था। 1563 में, ये भी आया क्वेश्चन है, किसने? कल्याण चंद ने। कल्याण चंद तो अभी हमने पढ़े नहीं, चंदवंश जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। तो कल्याण चंद ने किसमें? चंपावत में एक नाग मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? नाग मंदिर। तो नागों के बारे में पढ़ रहे हैं तो नाग मंदिर ही आपका हो जाएगा, है ना। तो कब? 1563 में कल्याण चंद ने चंपावत में नाग मंदिर का निर्माण कराया था। और एक जो कितनी बार आया है क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार PYQ है, इंपॉर्टेंट तो आप इसे कर लेना, है ना। सेम मुखेम नाग राजा, ये मंदिर पूछा था। तो ये है आपका टिहरी में, ठीक है, ये है आपका टिहरी में।
तो ये एक बात हो गई, ठीक है। सेम मुखेम नागराजा मंदिर है नागों का ही, ये है आपका टिहरी में, ठीक, ये एक बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं और अब पढ़ते हैं यहाँ पर मौखरी वंश। मौखरी वंश, मौखरी वंश इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो मौखरी वंश था ये कहाँ से आया था, ये आया था आपका, पहले आप थोड़ा सा इसका सिनेरियो दिमाग में सेट कर लेते हैं। पहले मैं इंडियन हिस्ट्री आपको बता देती हूँ, पंगा क्या था। देखिए हमने पढ़ा ISPK, है ना, इंडो ग्रीक आया, फिर शक आया, फिर पहलव आया, कुषाण आया, इसके बाद इंडियन हिस्ट्री के गुप्त, गुण लिख रही हूँ, गुप्त, और गुप्त के बाद क्या हो गया है, क्या हुआ यही बता देती हूँ। देखिए ISPK था, ISPK, और फिर इसके बाद आए गुप्त, और गुप्तों के बाद आए वर्धन वंश, ठीक है, वर्धन वंश ऐसे समझिए। तो हमने ये पढ़ा क्योंकि उत्तराखंड में ये आए थे, कुषाण आए थे, है ना। गुप्तों का उत्तराखंड में कोई रोल थोड़ा बहुत है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमने नहीं पढ़े। फिर आए वर्धन वंश, ये इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मतलब इंडियन हिस्ट्री में इस तरीके से चल रहा था। वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके प्रभाकर वर्धन। कौन थे आपके, नहीं, वर्धन वंश के संस्थापक हुए पुष्यभूति, पुष्यभूति वर्धन, ठीक है, पुष्यभूति वर्धन में। ये इंडियन हिस्ट्री है, अभी आप इसको छोड़ दो, उत्तराखंड में अब कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। पुष्यभूति वर्धन था, ठीक है। इसका बाद संस्थापक, तो ये संस्थापक था किसका, वर्धन वंश का, है ना। और ज्यादा मतलब ठीक है, क्योंकि जो स्थापना करेगा वो ज्यादा काम वाम नहीं कर पाएगा, उसका पूरा का पूरा ध्यान रहेगा उसको स्थापित करने में। जैसे कोई घर बनाता है तो घर बनाने पर उसका जब तक बना नहीं पूरा ध्यान रहता है, फिर जब रहने वाला उसके अंदर रहेगा तब वो चीजें समेटने में, मतलब जो भी चीजें घर के लिए चाहिए वो ही करेगा, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट राजा बना प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। इसके बाद कौन सा बना, नेक्स्ट राजा बना आपका प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन की दूसरी स्लाइड ले ले, क्या बोलते हो, उसको पूरा ही हटा देते। प्रभाकर वर्धन, है ना, तो प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन बना इसके बाद राजा। प्रभाकर वर्धन बहुत शक्तिशाली भी था और अच्छा शासन किया इसने। फिर इसके इस प्रभाकर वर्धन की कितनी, 3 संतानें हुई। इस प्रभाकर एक तो हुई राज्यश्री, ये लड़की थी उसकी राज्यश्री, फिर यहीं पर राज्यश्री हुई, फिर जो है उनका हुआ राजवर्धन, मतलब एक बेटा था राजवर्धन, और फिर यहीं पर हुआ हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन तो आपने नाम सुना ही है, हर्षवर्धन, यानी कि प्रभाकर वर्धन जो वर्धन वंश के संस्थापक तो कौन थे, पुष्यभूति थे, है ना। संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। लेकिन इसके बाद जो राजा बने प्रभाकर वर्धन, इनकी 3 संतानें थी, राज्यश्री और राजवर्धन और हर्षवर्धन। अब समझते हैं यहाँ, है ना, तो इसको समझते हैं। जो ये प्रभाकर वर्धन था, इन्होंने अपनी राजधानी बना दी हरियाणा में, कहाँ पे, हरियाणा के पास ही पड़ता है थानेश्वर, थानेश्वर, ठीक है। तो इनकी राजधानी यहाँ पे थी, मतलब वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में। अब इधर जो है मालवा पर, मालवा, मालवा पर एक राजा, नहीं मालवा नहीं, कन्नौज, सॉरी सॉरी, कन्नौज, गलत हो गया, कन्नौज पर, यहाँ पर है कन्नौज, कन्नौज मतलब यूपी में पड़ेगा। तो कन्नौज पर एक शासन कर रहा था कौन, कन्नौज पर शासन कर रहा था मौखरी वंश, जो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में हमने पढ़ा है, कौन, मौखरी वंश, ठीक है। कन्नौज में शासन कर रहा था मौखरी वंश, मतलब कहाँ पे, कन्नौज में मौखरी वंश कर रहा था। ये जो प्रभाकर वर्धन है ये राज्यश्री का विवाह कर, और यहाँ जो कन्नौज का उस समय शासक था, मतलब जो राजा था वो था ग्रहवर्मन, क्या था, ग्रहवर्मन, ग्रहवर्मन, ठीक है, था। तो प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी यानी कि राज्यश्री का शादी कर लेते हैं ग्रहवर्मन से। तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम, ग्रहवर्मन, भाई ये तो अब एक साथ ही हो गए, ये दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है। इनकी शादी हो जाती है, सब ठीक चल रहा था। लेकिन ये ग्रहवर्मन की ना ग्रह दशा खराब थी। ये ग्रहवर्मन का ठीक इसी के नीचे यहाँ पर मालवा के शासक से पंगा चल रहा था, मालवा के शासक के, और मालवा का जो शासक था उसका नाम क्या था, देवगुप्त। होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है ना, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा,
समझ आया? वर्धन वंश जो है, वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन हुए, संस्थापक तो आप छोड़ दो, वो इंडियन हिस्ट्री में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उनकी 3 संतानें थी, राजश्री हो गया, राजवर्धन हो गया और हर्षवर्धन हो गया। तो ये अपनी बेटी की शादी किससे कर लेते हैं? कन्नौज के राजा कौन है? मौखरी वंश, जिसका नाम क्या है? ग्रहवर्मन, इसलिए मैंने इनको यही साथ रख दिया। ग्रहवर्मन की ग्रह दशा ठीक नहीं थी, तो वो उसका पंगा चल रहा था मालवा के शासक देवगुप्त से। आए दिन इनके आपस में टसन चलती रहती थी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। ठीक है, अब एक शादी तो हो गई। देवगुप्त हर बार ग्रहवर्मन देवगुप्त थोड़ा शक्तिशाली था। एक टाइम ऐसा आता है, इन दोनों के बीच विवाद होता है और देवगुप्त जो है ग्रहवर्मन को टपका देता है, मतलब ग्रहवर्मन की हत्या हो गई। ग्रहवर्मन की हत्या हो गई मतलब राज्यश्री का जो पति है ग्रहवर्मन, उसकी मृत्यु हो गई। ये बात पता चली किसको? उसके भाई, जो सबसे बड़ा भाई था राजवर्धन को ये बात पता चलती है। राजवर्धन बड़े गुस्से में पूरे सेना वेना दल बल लेकर के जाता है और देवगुप्त को टपका देगा। ठीक है, देवगुप्त को टपका देगा। यहाँ तक क्लियर? यहीं का चाइन हो रहा है बट ठीक है ना? देवगुप्त को टपका देगा। अब ये जो मालवा का शासक था देवगुप्त, जो देवगुप्त था, इसका एक सखा साथी, वो था बंगाल। यहीं पर बंगाल है। बंगाल को उस समय गौड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गौड़ कहा जाता था। तो गौड़ का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। इस अगर बौद्ध धर्म को किसी ने नासा है या बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा नफरत करी है तो शशांक, और शशांक से भी ज्यादा नफरत करी है पुष्यमित्र शुंग ने, है ना? इन दोनों को बहुत ज्यादा नफरत थी बौद्ध धर्म से। इन्होंने ये नाशा है, बहुत बेहतर थे। ये तो जो वो है बोधि वृक्ष है ना, उसको भी कटवा दिया। बोधि वृक्ष, बोला ये क्या है? युद्ध करके आ रहा था, थक थुक करके वहां पे लेटा। पता चला बाद में देखा कि लोग बड़े पूजा उजा कर रहे हैं और इसने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बोधि वृक्ष है। बोला इसमें क्या हुआ था? बोला महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसको नफरत तो थी, इसने उसको कटवा दिया। अभी उसकी 6वीं या 7वीं पीढ़ी है बोधि वृक्ष की, फिर दोबारा हो गया था, ऐसे फिर काटा, फिर दोबारा हो गया है ना? तो शशांक को पता चलता है अरे यार सखा साथी को मार दिया, यानी कि देवगुप्त को मार गया। शशांक अपनी पूरी सेना वेना लेकर के चल जाता है राजवर्धन के पास और राजवर्धन को टपका देता है। ठीक है, राजवर्धन को मार देता है, बदला पूरा हो गया। अब ये बात किसको पता चली? हर्षवर्धन को। तीसरा बेटा तो जिंदा है, हर्षवर्धन जिंदा है। हर्षवर्धन, अच्छा एक चीज यहाँ पर और चीज थी, मैं भूल गई कि जब ये बहुत कचाइन हो गया है, इसको शुरू से समझते हैं थोड़ा सा। देखिए 3 संतानें हैं, राज्यश्री है ना, राज्यश्री और ग्रहवर्मन एक साथ लिख सकते हैं हम। तो राज्यश्री, ग्रहवर्मन को किसने मार दिया था? मालवा का शासक था देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को टपका दिया था। ठीक है, फिर गुप्त को कौन टपका रहा है? इसी का बड़ा भाई राजवर्धन, है ना, राजवर्धन को। अब राजवर्धन को किसने टपकाया? गौड़ का शासक कौन था? शशांक, इसको टपका दिया। ये बात किसको पता चली? हर्षवर्धन को पता चली। और हर्षवर्धन अल्पायु था, मतलब छोटा था। जब देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मारा तो राजा को तो मार दिया, राज्यश्री को भी मारना चाह रहा था, लेकिन ये जंगलों में भाग गए। इसने बहुत कोशिश करी लेकिन राज्यश्री इसको नहीं मिली। फिर राजवर्धन ने इसको टपका दिया, फिर इसको टपकाया शशांक ने, और हर्षवर्धन ने फिर शशांक को टपका दिया, है ना? अब जब टपका दिया, अब हर्ष तो 14-15 साल का था, ज्यादा बड़ा नहीं था। हर्षवर्धन के सामने समस्या उत्पन्न हो गई। क्या भाई? देखो, है ना, खुद के जहां थानेश्वर है वहां भी उसको संभालना है। बहन के कहाँ का था? बहन कहाँ थी? मौखरी वंश था, वो भी संभालना है। बंगाल के उसको भी मार दिया शशांक को, उसको भी संभालना है। यहाँ शासन करे, यहाँ करे या यहाँ करे, तो इसने दिमाग का काम किया। इसने यहाँ किया जहाँ बहन का ससुराल था, यानी कि कन्नौज, मौखरी वंश कन्नौज पर इसने शासन किया, और ताकि इधर भी निगरानी रहे। इतना बड़ा साम्राज्य अब हर्ष के पास आ गया था, इधर भी निगरानी रहे और इधर भी आपका ध्यान रहे, मतलब इधर दोनों तरीके से कंट्रोल कर पाए। अब इसके पास, लेकिन हर्ष पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा प्यार अगर अपनी बहन को किया है
तो हर्षवर्धन ने किया। अब उसके सामने चुनौती थी अपनी बहन को कैसे करके भी वापस लाना, क्योंकि वो जंगलों में भटक रही थी। इस सारी कहानी तक वो वापस नहीं है, उसे डर था, उसे पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो गया। उसे लगा क्योंकि देवगुप्त ने इतना डरा दिया था बेचारी, तो डर के मारे आई नहीं। हुआ क्या, अब हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर दिया। बहन को ढूंढा तो जंगल जंगलों में चलते रहे, लोगों से पूछा इस तरीके से कि भाई आपने कोई देखा। तो आतिश दिवाकर, एक क्वेश्चन आता है, आतिश दिवाकर, कई कई दिवाकर है, कई कई दिवाकर है, ठीक है। आतिश दिवाकर एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने एक कपड़ों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई राजकुमारी है और मैंने उसे देखा है, इस तरफ से वो गए थे। तो कहते हैं फिर उन्होंने जब बताया था तो मिल गई थी कौन, राज्यश्री। और जब राज्यश्री मिल गई तो खुद राजा नहीं बना, हर्षवर्धन खुद राजा नहीं बना, बल्कि अपनी बहन को कन्नौज पर, है ना, कन्नौज पर और उसको बिठा दिया। और खुद जब तक राज्यश्री थी तब तक वो राज्यश्री का संरक्षक बन करके रहा। मात्र 15 साल 16 साल जो है हर्षवर्धन की उस समय उम्र थी। ये एक कहानी हुई, ये तो हमने इतिहास के पर्पज से देख लिया है ना। हर्षवर्धन, ये एक बात हो गई। तो यहाँ की संरक्षिका बनकर रहा, खुद वो राजा नहीं बना, लेकिन उसके पास इतना बड़ा एरिया था। उत्तर भारत लगभग लगभग किसके पास था, हर्षवर्धन के पास था। तो अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक की। तो यानी कि मौखरी वंश हम पढ़ रहे हैं। अब हमने उत्तराखंड में पढ़ा था मौखरी वंश, मौखरी वंश, उत्तर मौखरी वंश मतलब जो किस पर शासन कर रहे थे, कन्नौज। और कन्नौज को पुराणों में क्या कहा गया है, कान्यकुब्ज। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं कहीं कन्नौज नहीं देगा, कान्यकुब्ज देगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो मौखरी वंश में हम क्या पढ़ेंगे कि अब क्या होगा, मौखरी वंश क्या करेगा, मूल रूप से गया बिहार के निवासी थे। ये तो आपको नहीं देखना, ये गुप्त राजाओं के सामंत थे। मैंने आपको बोला था ISP के और फिर गुप्त और फिर वर्धन आए थे। तो सामंत सामंत वाला इनका चलता रहेगा, खत्म करेगा इसको अकबर। मौखरी वंश का अंतिम राजा कौन था, ग्रहवर्मा। मैंने अभी आपको बता दिया था, क्योंकि ग्रहवर्मा को किसने टपका दिया था, मालवा के शासक देवगुप्त ने टपका दिया था। सॉरी, तो ये टपका दिया था। इसकी हत्या हो जाने के कारण मौखरी राज्य थानेश्वर राजा हर्षवर्धन के अधीन हो गया। वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पूरा का पूरा फिर क्या हो गया, किसके साथ, पूरा इधर वाला हिस्सा किसके पास आ गया, थानेश्वर के राजा कौन थे उस समय, हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। क्योंकि अंतिम राजा फिर क्या था, ग्रहवर्मा ही था, है ना, ग्रहवर्मन या ग्रहवर्मा भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर। अब मौखरी वंश का उत्तराखंड में क्या रोल है, इसको समझते हैं थोड़े। और हर्षवर्धन ने इस पर शासन कर लिया, है ना। बाकी अगर आप देखोगे तो मौखरी वंश हम देख सकते हैं। अब मौखरी वंश हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अलग से किसी मौखरी वंश ने यहाँ शासन नहीं किया, बल्कि हर्ष ने मौखरी वंश को अपने में मिला लिया था, वर्धन वंश में ही मिला लिया था। और थानेश्वर को हमको उत्तराखंड के अंदर पढ़ना होता है, तो इसलिए हमको मौखरी वंश भी, मौखरी वंश में क्या क्या हुआ वो सिनेरियो मेरे को बताना जरूरी था, डायरेक्ट मैं ऐसे नहीं बता सकती थी, है ना। तो मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा चीजें 2-3 चीजें लिख सकते हो कि अब हमको हर्षवर्धन का वंश पढ़ना है, क्योंकि हर्षवर्धन का जो वंश है वो तीनों को मिला करके होगा। तीनों को मतलब वर्धन वंश तो है ही है, मतलब हर्ष के शासन में वर्धन वंश तो है ही है, दूसरा क्या है, बंगाल वाला भी था, और तीसरा क्या था, मालवा वाला भी था। तो ये सारा का सारा किसके पास चले गया था, हर्ष के पास चला गया था। अगर आप इसमें 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि हर्ष के दरबार में जो है एक कवि रहते थे, बड़े विद्वान, बाणभट्ट, है ना। तो बाणभट्ट की दो पुस्तक हैं जो बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं, एक है कादम्बरी और एक है आपका हर्षचरित। तो हर्षचरित तो होगा ही, क्योंकि उन्हीं के दरबार में रहते थे, तो राजा की प्रशंसा करना हर एक कवि का जो है काम है, मतलब, है ना। और हर्ष के दरबार में बाणभट्ट तो रहते ही थे। बाकी हर्ष ने खुद भी कुछ बुकें लिखी, जैसे नागानंद, ये आया क्वेश्चन है PYQ, हर्ष ने खुद भी लिखी नागानंद, नागानंद, है ना, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका और रत्नावली, रत्नावली। तो भले मदद करी होगी कवियों ने, लेकिन उनमें श्रेय किसको जाता है, हर्ष को खुद जाता है। तो ये बुक किसकी है, तीनों की तीनों हर्षवर्धन की है ना, हर्षवर्धन की है। और इन 3 बुक के लिखने के कारण उसको एक उपाधि दी गई शिलादित्य की। आया क्वेश्चन है SSC में, शिलादित्य की उपाधि। SSC क्या, मेरे ख्याल से तो उत्तराखंड में भी आया था किसी पेपर में,
शिलादित्य की उपाधि किसे दी गई? तो ये है हर्ष, ठीक है। हर्ष ने ये उपाधि ले ली थी शिलादित्य की, है ना। हर्ष था तो हिंदू, लेकिन बौद्ध धर्म को बहुत मानता था, और बौद्ध धर्म की भी महायान शाखा को उसने फॉलो किया था। ठीक, ये एक बात हो गई। अब देखते हैं इसके बाद हर्षवर्धन वंश आएगा। तो ये तो मैं आपको, ये मैंने सिनेरियो आपके दिमाग में सेट कर लिया है, और ये हर्षवर्धन वंश हम कल पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद देखते हैं कि जो हर्षवर्धन था उसने उत्तर भारत में, यानी कि उत्तराखंड में भी हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रोल रहा होगा। वो हम जो है कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मौखरी वंश का ये वाला हिस्सा जो आप ये वाला देखोगे तो ये इसमें आता ही है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये वाला जो है, इसमें जो थानेश्वर वाला था, इधर हरियाणा वाला लगता है, और फिर इधर लगता है कौन सा, ये वाला, ये सारा का सारा मौखरी वंश तक, कन्नौज तक, है ना। तो ये आपको इसीलिए इसमें पढ़ना होता है। तो थोड़ा सा रोल मैंने आपको बता दिया कि क्या था, है ना। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और उत्तराखंड में मौखरी वंश का तो रोल ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हर्ष ने उसको अपने आप में मिला लिया था। तो हर्षवर्धन का क्या क्या रोल था वो हमको कल पढ़ना है, और यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। तो होप कि यहाँ तक की हिस्ट्री आपको समझ आ गई होगी। इतिहास थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता है। आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएगी। अगर आप सीक्वेंस नहीं, कहीं रैंडम बीच से उठाते तो फिर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चैनल आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं, साथ में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता है तो आप बिल्कुल साझा कर सकते हैं, और आपके विचार हमेशा सादर आमंत्रित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।